गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है। सब्जेक्ट है हिंदी। आज मैं हिंदी में एकांकी संचय के पाठ 2 बहू की विदा द्वारा विनोद रस्तोगी पढ़ाऊंगी। सबसे पहले इस पाठ को हम शुरू करेंगे एकांकीकार के परिचय से। श्री विनोद रस्तोगी जी का जन्म सन 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद नामक गांव में हुआ। आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने कानपुर में रहकर स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा हिंदी में एमए किया। ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशक के पद पर कार्यरत रहे। अब तक आपके कई उपन्यास तथा कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी रचनाओं में मानव जीवन की समस्याओं का बखूबी चित्रण हुआ है। यानी विनोद रस्तोगी जी जो कुछ भी लिखते हैं, इनके द्वारा लिखा गया जो एकांकी है उसका विषय क्या होता है? मनुष्य के जीवन की समस्याएं, उसी का ये चित्रण करते हैं। तो आज भी बच्चों हम लोग बहू की विदा शीर्षक एकांकी जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या पर इन्होंने प्रकाश डाला है। वो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा हमारे समाज में एक कोढ़ के रूप में है जिसे दूर करना बहुत ही आवश्यक है। बहू और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। हमारे घर की बहू किसी की बेटी है तो हमारी बेटी भी किसी के घर की बहू होगी। यदि हम लोग अपने घर के बहू को परेशान करेंगे दहेज के लिए तो हमारी बेटी भी परेशान की जाएगी अपने ससुराल वालों के द्वारा। तो इस एकांकी में एकांकीकार विनोद रस्तोगी ने यही बताने का प्रयास किया है कि ऐसी कुरीतियों को हम सभी मिलकर दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ा दहेज तो बहू ही होती है जो अपने परिवार को अच्छे से चलाए, सबको इज्जत दे। रुपया पैसा तो आज रहेगा और कल कल खर्च हो जाएगा। इसलिए इस समस्या को हम सभी मिलकर दूर कर सकते हैं। तो इस एकांकी को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एकांकीकार का परिचय प्राप्त करेंगे। श्री विनोद रस्तोगी का जन्म सन 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद नामक गांव में हुआ। आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने कानपुर में रहकर स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा हिंदी में एमए किया। ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशक के पद पर कार्यरत रहे। अब तक इनके कई उपन्यास तथा कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी रचनाओं में मनुष्य के जीवन की समस्याओं का चित्रण रहता है। इस एकांकी के पात्र हैं जीवनलाल, एक धनी व्यापारी, इनकी अवस्था है 50 वर्ष। राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी, अवस्था 46 वर्ष। रमेश जीवनलाल का पुत्र, अवस्था 22 वर्ष। कमला रमेश की पत्नी, अवस्था 19 वर्ष। प्रमोद कमला का भाई, अवस्था 23 वर्ष। बहू की विदा एकांकी में व्याप्त दहेज की समस्या को चित्रित किया गया है। एकांकी में एक धनी व्यापारी जीवनलाल अपनी बहू को रक्षाबंधन के अवसर पर इसलिए उसके मायके नहीं भेजना चाहता क्योंकि उसकी बहू के मायके वाले दहेज की मांग को पूरा नहीं किए हैं। जब बहू के मायके से उसका भाई उसे ले जाने आया है तो जीवनलाल उसे खूब खरी खोटी सुनाता है।
तथा अपनी बेटी को स्वयं के द्वारा दिए गए दहेज की चर्चा करता है। वो कहता है अपनी बहू के भाई से कि मैंने तो अपनी बेटी को बहुत दहेज दिया है, तुमने क्या दिया? तुमने अभी तक अपनी बहन के दहेज को पूरा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को मैके नहीं भेजूंगा, मैं विदा नहीं करूंगा। लेकिन जीवनलाल की जो पत्नी राजेश्वरी है वो बहू को यानी कमला को बहुत मानती है और अपने पति के द्वारा इस प्रकार दहेज के लिए उसे मैके न भेजा जाना उसे अच्छा नहीं लगता। वो अपनी बहू को इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि वो उसे कभी भी कुछ भी दहेज के लिए नहीं कहती, अपनी बेटी की तरह उसे प्यार करती है। जीवनलाल का पुत्र भी अपनी बहन को लेने उसके ससुराल गया हुआ है। जीवनलाल बहुत घमंड में है, उसे लगता है कि उसका बेटा उसकी बेटी को, है ना, उसका बेटा जो है अपनी बहन को यानी जीवनलाल की बेटी को अवश्य विदा करवा कर लाएगा, क्योंकि इन्होंने तो इतना दहेज दिया है कि उसके ससुराल वाले उसे रोकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है। जब जीवनलाल का बेटा वापस आता है तो उसके साथ जीवनलाल की बेटी नहीं है। वे भी आकर जीवनलाल का बेटा बताता है रमेश कि वे भी उससे दहेज की मांग करते हैं। जीवनलाल को बहुत बड़ा धक्का लगता है कि इतना दहेज देने के बाद भी उन लोगों को दहेज कम लगा। इस घटना के द्वारा जीवनलाल का हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसे अपनी भूल पर पश्चाताप होता है, अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बहू को उसके भाई के साथ खुशी खुशी विदा कर देता है। जीवनलाल तो दहेज लोभी है ही, परंतु जब उसे ये पता चलता है कि उसकी बेटी को भी उसके ससुराल वाले विदा नहीं कर रहे हैं, उनका भी पेट इतने दहेज से नहीं भरा, तब उसे अपनी भूल का एहसास होता है। तो इस एकांकी में एकांकीकार ने बहू बेटी के अंतर को समाप्त करने को ही पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर अच्छा माना है। तो बहू की विदा एकांकी जो है उसका उद्देश्य समझ में आ गया होगा और इसके उद्देश्य को मैं बाद में बताऊंगी। तो अब मैं सबसे पहले मैं शब्दार्थ बताऊंगी। इस एकांकी का जो उद्देश्य है ना, ये उद्देश्य मैं बताऊंगी कब? पूरी एकांकी पढ़ने के बाद, कि इस एकांकी के द्वारा क्या संदेश एकांकीकार ने देना चाहा है, इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इससे पहले शब्दार्थ जानना जरूरी है, क्योंकि जब एकांकी पढ़ा जाएगा तो ये सारे शब्द जो है ये उसमें आएंगे। निर्णय, फैसला, सामर्थ्य, क्षमता, चेष्टा, प्रयत्न, प्रयास, कामना, इच्छा, कुशल क्षेम, खैरियत, कुंजी, चाबी, हतप्रभ, हैरान, इंसानियत, मानवता, उपक्रम, आयोजन, दशा, हालत, नाता, रिश्ता, अखरना, बुरा लगना, मूर्तिवत, मूर्ति की तरह, मंद गति, धीमी चाल, शराफत, भल मन साहत, नाक वाले, इज्जत वाले। इसके बाद बच्चों कुछ टिप्पणियां हैं, इसे भी जानना जरूरी है। जैसे तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में है पृष्ठ संख्या 20 में, ठेका, जिम्मा लेना, सावन, वर्षा ऋतु के एक माह का, महीने का ये नाम है। विवाहिता लड़की विवाह के बाद का पहला सावन अपने मायके में अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। दहेज, लड़की के विवाह के अवसर पर उसके माता पिता की ओर से दिया जाने वाला सामान तथा धन।
खातिर आवभगत करना, धब्बा लगना, बदनाम होना, मरहम, घाव या चोट पर लगाई जाने वाली दवाई, बाल धूप में सफेद होना, अनुभवी होना, दंग रह जाना, हैरान रह जाना, दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित हो जाना, सुख सुहाग, जीवित पति का सुख या सौभाग्य, राह देखना, इंतजार करना, नेपथ्य रंगमंच के पर्दे के पीछे की जगह, इकहरा बदन, दुबला पतला शरीर, नाक भौं सिकोड़ना, असंतोष व्यक्त करना, नाराजगी दिखाना, मूंछ ऊंची होना, मान प्राप्त करना, मुंह खोलना, बोलने का साहस जुटाना, मुंह ताकना, आशा से किसी की ओर देखना, यवनिका, रंगमंच का पर्दा। तो बच्चों, आज मैंने जो पढ़ाया इसे तुम लोग एक बार अच्छी तरह अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेना और शब्दार्थ और टिप्पणियों पर थोड़ा अधिक ध्यान देना, इसे अच्छी तरह समझना और याद करना, और तुम्हें जो लिखने के लिए मैं दूंगी असाइनमेंट उसे अच्छी तरह लिखना। धन्यवाद।